नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं वंदे हिंदी। आज हमारे साथ है जसराज श्रीमाल जी, जो कि जीव दया के क्षेत्र में पिछले 35 सालों से सक्रिय है। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, तो इस क्षेत्र में आप इतने सालों से हैं, तो आप जीव दया क्षेत्र से कैसे जुड़े और कब जुड़े, इस बारे में हमें बताइए। मैं जीव दया क्षेत्र में 35 वर्ष पूर्व, जब हैदराबाद के समीप में यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल यांत्रिक कत्लखाना अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रारंभ होने जा रहा था, और उसमें लगभग प्रति रोज 1000 गोवंश, भैंस और 5000 बकरे इत्यादि कटने का उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करके उसका मांस प्रोड्यूस करके विदेशों को भेजने जाने की योजना बनाई थी। ये देखकर मेरा मन दहला गया। मैंने सोचा कि इतनी भारी मात्रा में इस तरह से हमारा पशुधन अगर कट जाएगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की उसके ऊपर कितना उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी शायद कल्पना करना ही मुश्किल है। एक आम व्यक्ति तो इस चीज़ को समझ भी नहीं सकता है। ऐसा समझ के मैंने विचार किया कि इस यांत्रिक कत्लखाने को बंद कराने के लिए हमको एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और उसी दिशा में मैं आगे बढ़ता गया और विविध प्रकार के आयोजन, विविध प्रकार के कार्यक्रम, सर्वप्रथम तो प्रचार का कार्य शुरू किया, और उसके बाद में जैसे ही प्रचार का कार्य बहुत जगह में गया और पूरे देश में उसकी आवाज़ जाने लगी, फिर मैंने सोचा कि अभी हमें और कुछ आगे करना चाहिए, क्योंकि सरकार का उसको पूरी तरह से सपोर्ट था उस कत्लखाने को। उस समय के कई भ्रष्ट अधिकारियों को उन्होंने मिला रखा था, और वो किसी भी कीमत पर कत्लखाने को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सरकार से निवेदन किया कि शासन से निवेदन किया कि आप इस कत्लखाने को तुरंत रोको। ये हमारी देश की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक प्रोजेक्ट है। ऐसा समझ करके मैं इस आंदोलन में कूद पड़ा, और मैंने अल कबीर को बंद कराने के लिए, इतना ही नहीं, हमारी भारतीय एग्रीकल्चर इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है, गौ माता, गौवंश, उस गौवंश को इतने बड़े पैमाने पर जब काटा जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ये जो भारतीय हमारी संस्कृति है, हमारा जो भारतीय अहिंसा परमो धर्म में हम विश्वास करने वाले हैं, जियो और जीने दो की हमारी संस्कृति है, हम भाईचारे की हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को ये एक तरह से ये मिटाने का एक षड्यंत्र था। और खाड़ी के देशों में मांस निर्यात करके और हमारा पशुधन उसको कट करके, जो हमारा पशुधन की खाड़ी के देशों में इतनी मांग थी कि पशुधन की इतनी मांग थी कि आप मानेंगे नहीं कि अगर भारत का पशुधन अगर पूरा का पूरा अगर काट करके पूरा का पूरा अगर विदेशों में निर्यात कर दिया जाए, तो भी भारत का पशुधन पूरा नहीं होगा उनके लिए, उनके खाने के लिए। उसका कारण क्या है कि हमारा जो पशुधन है वो एक प्राकृतिक रूप से बड़ा किया हुआ रहता है। विदेशों में पशुधन को फैक्ट्री फार्मिंग के रूप में बड़ा करते हैं,
उससे उसमें कई प्रकार को उसको केमिकल विटामिन और केमिकल इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा उनके शरीर में, पशुओं के शरीर में भी वो केमिकल उसमें आ जाता है और वो वहाँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ऐसा समझ करके उन खाड़ी के देशों की, विदेशों के कई देशों की नज़र हमारे भारत के पशुधन के ऊपर पड़ी कि भारत का पशुधन जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल, रासायनिक, उसमें किसी प्रकार के विषाणु उसमें आने की संभावना नहीं रहती है। तो उन्होंने भारत के पशुधन को काट करके वहाँ उन्होंने आयात करने के लिए वो देशों ने बहुत बड़ी उनकी मांग थी और उसी उद्देश्य से ये अल कबीर कत्ल खाना शुरू हुआ। विदेशों से विदेशी मुद्रा कमाने की लालच में और सरकार में बैठे जो उच्च पदाधिकारी, उनको ये पता नहीं है कि हमारा भारत का जो पशुधन है वो एक बहुत बड़ा पर्यावरण का संतुलन का बहुत बड़ा हमारा एक आधार है। हमारे पास में जो खेती होती है वो खेती भी पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप में हमारे पास में खेती होती है और उसमें किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार के उसमें रासायनिक प्रकार के विषाणु लगने का कोई उसमें चांसेस नहीं रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने ये पशुधन को, हमारा पशुधन को काट करके विदेशों में भेजने की ये हमारे अधिकारियों ने उनको अनुमति लाइसेंस द्वारा दे दी और उसमें अब किसी प्रकार के बहुत सारे जो उसके लाइसेंस के जो कंडीशंस थे और जो बहुत सारे कानूनों को उन्होंने ताक पर रख दिया और इस प्रकार से उसको परमिशन दी गई कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, बिना कुछ इन्वायरमेंट असेसमेंट किए हुए, बिना कुछ एनिमल हस्बेंड्री से कोई परमिशन लिया हुआ, बिना कुछ पशुधन की, हमारे पास कितना पशुधन है, कितना अनुपयोगी हमारे पास में पशुधन होगा जिनको इन्होंने उस अनुपयोगी की आड़ में जो इन्होंने लाइसेंस ले रखा था उसका किसी भी प्रकार का कोई असेसमेंट, उसकी किसी प्रकार की कोई गणना नहीं की और इस प्रकार से उसको लाइसेंस दे दिया गया और कत्ल खाना का काम शुरू करने के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। हमने हाई कोर्ट के अंदर 1991 से हाई कोर्ट के अंदर हमने केस डाला, कत्ल खाने को 3 बार उसको बंद करवा दिया, पंचायत ने बंद करा, फिर सरकार ने फिर वापस शुरू कर दिया, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारी जगह जगह पर हाई कोर्ट ने भी कई बार उसको बंद कराया, फिर कुछ हाई कोर्ट में उन्होंने मैनेज करके वहाँ पर भी उन्होंने वापस परमिशन ले ली, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, इस तरह से हमारी लड़ाई वो जाती रही। फिर आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2006 के अंदर, इतनी बड़ी लंबी लड़ाई और इतना बड़ा आंदोलन भारत में, एक बहुत बड़ा, एक बहुत विशाल आंदोलन और एक बहुत अनूठा आंदोलन जो आज हैदराबाद में शुरू हुआ, आज उसकी वजह से मैं बताऊंगा उसका क्या परिणाम निकला कि उसका बहुत अच्छे परिणाम निकले। और ये कत्ल खाना तो जो भ्रष्ट अधिकारियों को मिली भगत से ज़रूर उसने किसी भी प्रकार से लाइसेंस लेने में सफलता प्राप्त की, मगर जो हमारा पशुधन इससे जो बचा है, उससे हमारी गौ माता की जो रक्षा हुई है, उसको मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, इतना बड़ा हमको लाभ मिला। तो इस तरह का ये आंदोलन हमारे यहाँ शुरू हुआ और इसी आंदोलन को चलते 1991 में हमने यहाँ पर जगह जगह पर हमने पूरे देश भर में, जब ये आंदोलन चला, पूरे देश भर में गौशालाओं का निर्माण करने का बहुत बड़ा एक सिलसिला शुरू हो गया और जगह जगह पर हैदराबाद के अंदर जहाँ सिर्फ एक गौशाला थी जिसमें सिर्फ 150 गायें रहती थी और उसकी आज हैदराबाद के अंदर लगभग 35 गौशाला यहाँ पर कार्यरत है। उसको जगह जगह पर हर एक समाज ने एक एक गौशाला वहाँ बनाई। जैन समाज की कई गौशालाएँ, अग्रवाल समाज की, महेश्वरी समाज की, अन्य समाज की, ब्राह्मण समाज की, कई प्रकार की गौशाला यहाँ पर शुरू हो गई और आज हज़ारों और लाखों की संख्या में गौवंश उसमें पालन हो रहा है। और हमने जो कानून बना हुआ था यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, उस कानून को हमने लागू करवाया और कानून को लागू करवा करके जो भी गाय, गोवंश कत्ल करने को जो जा रहा था उसको हमने रोक करके
पुलिस वालों की मदद लेकर के, और पुलिस ने कानून को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट्स करना शुरू किया, और कोर्ट से हम न्यायालय से आदेश लेकर के ये गोवंश को हमने बचाया। और ये गोवंश को कोर्ट ने आदेश दिया कि ये गोवंश को अपने गौशालों में रखना चाहिए। उसको अगर आपने जो लोग कसाई लोग उसको लेके जाते हैं, अगर उनको दे दिया वापस तो वो लोग तो काट देंगे। तो हमारे को इंटरिम कस्टडी कोर्ट से हमारे को मिलती गई, और आज आप देखेंगे बड़े हर्ष के साथ मैं कर सकता हूँ कि आज हैदराबाद की जितनी भी गौशालाओं में उसमें गोवंश पूर्ण रूप से मतलब इतना है, उसमें इतना भरा पड़ा है कि आज हमारे लिए संभालना, गोवंश संभालना हमारे गौशालाओं में लिए मुश्किल हो गया है। चारे की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हमारे कई प्रकार की डोनर्स हैं, वो डोनर्स बहुत चारे के लिए पैसा भी देते हैं, उसके बावजूद में चारे की भी हमारे को बहुत बड़ी कमी पड़ती है। और इतना ही नहीं, चारा ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों की भी कमी पड़ती है। और जो चारा जो बार बार और रखने के लिए जगह की भी आवश्यकता पड़ रही है। अभी गौशाला इतनी फुल गौ माताओं से भरी हुई है कि हम उसको रखने के लिए हमारे पास पूरी जगह नहीं है। तो हमने सरकार से हम इस और भी निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन करते जा रहे हैं। पिछले 35 वर्षों से मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। तो ये निवेदन करते हुए मैंने हाई कोर्ट के अंदर पिछले कोरोना के टाइम पर 2020 एंड के अंदर मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन याचिका दायर की थी कि हमारी जो हैदराबाद और तेलंगाना की जो गौशाला है, उन गौशालाओं को आर्थिक मदद सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर एक गाय को बचाने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए सरकार वहाँ पर 40 रुपये देती है, वैसे और भी प्रांतों में अभी अभी देना शुरू हुआ है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी यहाँ देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का कर्तव्य है गोवंश को बचाना। आपने यहाँ कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया, तो सरकार को कानून बनाया, जब तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराने का सरकार का कर्तव्य है। और सरकार का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता कि हमने गाय पकड़ ली और उसको गौशाला में रख लिया। सरकार का ये कर्तव्य है कि आप गोवंश को, जो बचा हुआ है, उस गोवंश को आप आखिरी तक उसको आर्थिक मदद दे करके उसको खाने का, मेंटेनेंस का भी आप प्रावधान करो। ये सरकार का एक कर्तव्य है। ये हमारे संविधान में है, ये सब हमारे कानूनों में है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा 6 दिसंबर 2022 में बहुत बड़ा एक निर्णय दिया। वो निर्णय में सरकार को ये आदेश दिया हाई कोर्ट ने, यहाँ के उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने, कि भाई एक गोवंश के पीछे कुछ अमाउंट सरकार ज़रूर गौशालाओं को आर्थिक रूप में सहायता प्रदान करे, ऐसा उनको डायरेक्शन दिया। तो अभी मैं सभी गौशालाओं से कितने उनके पास गोवंश है उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, उनकी संख्या कलेक्ट कर रहा हूँ, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी बहुत प्राप्त की है। अभी मैं लेकर के ये इन्फॉर्मेशन को मैं सरकार को मैं पूरा डिटेल में और विस्तार से मैं ये इन्फॉर्मेशन सरकार को दूंगा कि भाई कितने वंश है वंश एक ही गौशाला के पास में, उसके ऊपर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो आप इसमें और जीव दया के क्षेत्र में किस तरह तालमेल बिठाते हैं? मैं जब राजस्थान से हैदराबाद में आया और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स पूरा किया, उसके बाद में मैंने लगभग 16 साल तक 1993 तक मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के रूप में प्रैक्टिस किया। बाद में जब जीव दया के केसेस चाहे अल कबीर के ख़िलाफ़ में हो या गुजरात के अंदर टोटल गौ हत्या बंदी के कानून के वैध ठहराने के कार्यों को लेकर के जब मुझे बार बार दिल्ली जाने का मौका पड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हुए मैं इस कार्य के ऊपर अपना न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस को मैंने कैंसिल करवा दिया, रद्द करवा दिया, और मैंने एडवोकेट के ऊपर मैंने इम्पैनल किया। और जब से
93 से मैं एडवोकेट के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। इससे मुझे कोर्ट में जाने में, सुप्रीम कोर्ट में जाने में, हाई कोर्ट में जाने में मुझे काफ़ी सुविधा होती थी। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जो सीनियर लॉयर्स होते थे, जैसे सोली सराफ जी है, डॉक्टर एल एम सिंह भी है, और बाछावत जी है, कुमार जी लोढ़ा है, और कई प्रकार के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स जिनका मैं आपको क्या बताऊं, तो उनके सामने ब्रीफिंग करने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो एज ए एडवोकेट उनको ब्रीफ करने में उनको भी सुविधा रहती थी और वो मेरे ऊपर विश्वास भी करते थे। तो इसलिए फिर मैंने बाद में एज एन एडवोकेट के रूप में मैं कार्य करने लगा, और जिससे मुझे जीवदया के कार्य करने में मुझे बहुत ही आसानी हुई है साहब। 30 सालों में जो आपने पशु कल्याण के लिए किया है, उसमें सरकार का सहयोग किस तरह रहा, इस बारे में बताइए। देखिए, सरकार का जहाँ तक सहयोग का सवाल है, हम पुलिस अथॉरिटीज़ को अगर हम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट जब करते हैं और उनको कानूनों के बारे में उनको जब बताई जाती है बात, तो वो सहयोग देते हैं। मैं ऐसा कहूँ कि काफ़ी हद तक सहयोग मिला भी है, और कई ऐसे पुलिस स्टेशनों में कुछ ऐसे अधिकारी रहती हैं कि वो लोग सहयोग नहीं देते हैं, वो अपनी मनमानी भी करते हैं, और जब हम जाते हैं तो उल्टा हमारा कोई वो धुतकारते हैं। तो और सरकार है कि सरकार में भी कुछ अधिकारी अच्छे हैं तो उनको सहयोग भी देते हैं, कुछ अधिकारी जो है वो फिर वही हमारे को निगलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ तक सरकार में जो मंत्री या जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, उनको तो जैसा आप जानते हैं, वो तो जो भी गया उनको आश्वासन देते हैं, पर करते कुछ भी नहीं है। ये ऊंट, गाय के अलावा हर पशु की हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हमारे पूरे भारतवर्ष की जब मैं बात करता हूँ, तो भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून बने हुए हैं। विशेष करके जहाँ तक गौ माता के ऊपर प्रतिबंध का, गौ माता के ऊपर वध के ऊपर जो प्रतिबंध का जहाँ तक प्रश्न है, वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में प्रतिबंध लगा हुआ है। सिर्फ एक केरला प्रांत को छोड़ करके, केरला में किसी भी प्रकार की गोवंश या गौ माता के ऊपर काटने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए आप जानते होंगे कि सारा पशुधन केरला की ओर जाता है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर उसकी हत्या होती है, कत्ल होता है। और हमारे इस प्रांत के अंदर तेलंगाना में भी, यहाँ पर भी गौ के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध है, और गोवंश जैसे बैल है, भैंस है, ये दोनों के ऊपर आंशिक प्रतिबंध है। यह कहा जाए कि जब बैल 14 साल की उम्र के ऊपर हो जाता है या भैंस 14 साल की उम्र के ऊपर हो जाती है, तो सरकार ने एक नियम बनाया, उस नियम के अनुसार उसको वध करने का ये लोग प्रमाण पत्र देकर के वध करने की ये लोग परमिशन देते हैं सरकार की ओर से। मगर मेरा ये कहना है कि जो कानून के अंदर जो यहाँ का जो कानून बना हुआ है, इस कानून के अनुसार इस प्रकार का प्रमाण पत्र देना वो ठीक नहीं है, अवैध है। और कानून के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गोवंश मतलब बैल भैंस जब तक दुधारू है, जब तक काम करने लायक है, जब तक ब्रीडिंग के काम में आता है और जब तक खेती के काम में आता है, उसको किसी भी रूप में उसको वध करने की सरकार को इजाज़त देने की उनको परमिशन नहीं है। फिर भी सरकार राजनीतिक कारणों से किसी एक वर्ग के दबाव में आकर के धड़ल्ले से बैल को काटने की इजाज़त दे देती है। आपको क्या लगता है, शाकाहार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए और इसके लिए सरकार को भी प्रयास करने चाहिए ताकि पशु हत्या हो या कोई पक्षी हो, किसी भी तरह के जानवर की हत्या ना हो?
शाकाहार को अपनाना हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। अगर वास्तव में इंसान का अगर भोजन देखा जाए तो शाकाहार भोजन ही है। मांसाहार भोजन कोई इंसान के लिए कोई है ही नहीं। जो भोजन हिंसा से बनता है, आप उसको कैसा कह सकते हैं कि वो इंसान के लिए वो भोजन खाने लायक है। और जो मांसाहारी भोजन है उसमें पहली बार तो जो जानवरों को कत्ल करके उनके ऊपर कितना अत्याचार करके, उनके साथ में कितना दुर्व्यवहार करके, उनके साथ में कितनी दुष्टपूर्ण अत्याचार करके, उनको काट करके और कत्ल खानों में विविध प्रकार की बीमारियों का उसमें मिश्रण होते हुए देख करके ये मांसाहार का भोजन एक हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारे भारत के सभी धर्मों के हिसाब से, चाहे जैन धर्म ले लो, सनातन धर्म ले लो, बुद्ध धर्म ले लो, सिख धर्म ले लो, कोई भी धर्मों के हिसाब से रहो तो ये खाना वर्जित है। और हम सबको इस और प्रयास करना चाहिए। और अब तो आजकल आप देख रहे होंगे कि अब तो पूरी इंटरनेशनल रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की जो संस्था है, उनकी रिपोर्टों का आप देखो, उन्होंने अपनी रिपोर्टों में ये स्पष्ट किया है कि अगर इस विश्व को भूखमरी से अगर बचाना है तो आपको पूरे विश्व में शाकाहार भोजन को अपनाना ही होगा। इसी से पर्यावरण बचेगा। आज जो इतनी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे। और जो ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं वो क्लाइमेटिक चेंजेस से भी आप बचे जा सकेंगे। तो आपको शाकाहार भोजन ही अपनाना है। आपने जो कार्य किया है इतने साल, इसके लिए किस तरह के सम्मान या आपको अवार्ड दिए गए, ऐसा कोई यादगार आप बता सकते हैं लम्हा? हाँ, मुझे भगवान की कृपा से जहाँ तक, हालांकि मुझे तो, मैंने जब ये अल कबीर के ख़िलाफ़ में जब आंदोलन मैंने जब शुरुआत की और मेरे साथ में बहुत बड़े समाज के लोग, कार्यकर्ता लोग बहुत साथ में जुड़े, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ में वो जुड़े। और उनकी मेहनत से मैं आज 35 वर्षों से लगातार मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ये उसका जो क्रेडिट है वो हमारे उन कार्यकर्ताओं को भी साथ में जाता है। और मैं ये कार्य करते हुए आज मुझे कई संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है। विशेष करके मुझे जो भारत देश का एक सुप्रसिद्ध अवार्ड है, वो वेणु मेनन नेशनल एनिमल अवार्ड्स, वो मेरे को 2006 के अंदर मुझे उससे सम्मानित किया गया। उसके पश्चात मुझे अपने गुंटूर के एक तीर्थ स्थान ने मुझे जैन रत्न से मुझे विभूषित किया। फिर उसके पश्चात हमारे हैदराबाद की सुप्रसिद्ध जैन समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था श्री जैन सेवा संघ द्वारा मुझे जैन रत्न से सम्मानित किया गया। और उसके पश्चात चेन्नई की भगवान महावीर फाउंडेशन ने मुझे महावीर अवार्ड से सम्मानित किया। और इस भगवान महावीर फाउंडेशन का जो अवार्ड है, वो अवार्ड में उसमें लगभग 250 के आसपास उसमें निवेदन पत्र आते हैं। और वो बहुत ही नेशनल लेवल का अवार्ड है। और उसमें उन 250 में से भी मुझे इस शाकाहार एवं अहिंसा के ऊपर वो अवार्ड मुझे दिया गया। और बाकी और भी दूसरी बहुत सारी संस्था है, जैसे गो रत्न का अवार्ड मुझे 3 बार अलग अलग संस्थाओं ने मुझे दिया। गौशाला फेडरेशन ने दिया, फिर वो जगन्नाथ मठ मंदिर ने दिया, फिर उसके बाद में सर्वदलीय गोरक्षा मंच ने दिया, इस तरह से। और आचार्य हस्ती सेवा सम्मान मुझे दिया गया। तो इस तरह काफ़ी और जगह जगह पर सम्मान दिया। मगर मुझे, हालांकि मुझे सम्मान लेने की बहुत
दुख से मैंने ये सम्मान मैंने प्राप्त किया, क्योंकि मैं धर्म संकट में था कि मुझे सम्मान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उस धर्म संकट को कुछ मन में इधर का उधर में विचार करते हुए मैंने वो सम्मान मैंने ग्रहण किया। हालांकि मुझे लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें मेरी जो आत्मा की या मुझे जो उसका जो ये जो कार्य कर रहा हूँ उसका जो भगवान के हाथों में जो उसका जो फल है वो मुझे मिलने में ज़रूर उसमें थोड़ी मुझे जो मैं अपन जो सोचते हैं उसमें नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो और मैं शुरू में तो बिल्कुल ही अवार्ड के खिलाफ ही था, मैंने कोई अवार्ड ली भी नहीं। बहुत सारे मुझे लोगों ने अवार्ड देने का बहुत कोशिश किया, मतलब शुरू से 20 साल तक। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये सोचा कि भाई ये अवार्ड लेने से अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी अपनी उसमें एक कार्य में अपना कुछ शाख बढ़ेगी, तो और मुझे कार्य करने में और ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी, मुझे शक्ति मिलेगी और मैं समाज का मुझे सहयोग मिलेगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए सम्मान मैंने ग्रहण किया। जी, तो ये पटाखों के कारण जो है प्रदूषण काफ़ी फैलता है और सूक्ष्म जीव भी मारे जाते हैं, तो इस पर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए देश में, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये हमारे भारत के अंदर ये पटाखे फोड़ने का जो हमारे पास में एक सिलसिला एक जो चला हुआ है, बहुत सारी जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पटाखे फोड़ने में विश्वास करता है। इसमें कोई निसंदेह कोई है कि भाई इसमें प्रदूषण तो होता ही है, इसमें कोई बात है ही नहीं। अब इतना है कि ये जो पटाखे हैं उसको प्रदूषण को कम करने के लिए, तो जो इससे जो प्रदूषण फैलता है और उसमें जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और दूसरा जो सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीव ही नहीं, मैं देखता हूँ इतने बड़े पटाखों की शोर और आवाज़ के अंदर इवन कबूतर जैसे प्राणी भी बहुत सारे उसमें डर के मारे मर भी जाते हैं, डर के मारे भाग भी जाते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा उनके ऊपर मतलब नेगेटिव असर पड़ता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ये पटाखों को कम से कम फोड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। सरकार को भी इस और प्रयास करना चाहिए। कोर्ट ने तो कई बार इसके ऊपर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वासियों के ऊपर, दिल्ली के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है कि वो एरिया के अंदर इतने बड़े आवाज़ के पटाखों को फोड़ना ही नहीं चाहिए, और एक पर्टिकुलर जो बड़े बड़े पटाखे जिसमें बहुत बड़ा उसमें प्रदूषण पैदा होता है उसको तो बिल्कुल ही बैन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपके इस 35 साल के सफ़र में ऐसी कोई यादगार घटना या कोई बड़े नेता ने आपके बारे में कहा है, तो ऐसा कुछ यादगार लम्हा है? मैं समझ रहा हूँ देश के 4 प्रधानमंत्रियों से मैं मिला। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब से मैं मिला हूँ इस कार्य के लिए, ये जो जीवदया का कार्य के लिए, इसमें गौ माता की रक्षा के लिए हो या अन्य प्राणियों की रक्षा के लिए, सभी ने मेरे कार्य को अप्रिशिएट तो किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उनका ये कहना होता है कि राजनीति में और पूरे देश की परिस्थितियों को देखते हुए हम इसके ऊपर पूर्ण तरह से तो हम ये कत्ल के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, मगर हम धीरे धीरे इस और हम लोग भी प्रयास करेंगे, ऐसा उनका कहना है। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि वह राजनीतिक नेता कितनी अपनी बात पर टिक जाता है, कितना अपनी बात पर रहता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और हम प्रयास करते रहेंगे। मैं सैकड़ों संसद सदस्यों से मिला हूँ, सैकड़ों मंत्रियों से मिला, सैकड़ों जो गवर्नमेंट में जो कर्मचारी बैठे हुए मिला, हाई कोर्ट के जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और कई प्रकार के लोगों से, धार्मिक नेताओं से, कईयों से मैं मिला हूँ। मिल कर के मैंने मेरी आवाज़ उठाई है
और शायद ही मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ही मैं जितने इन बड़े बड़े नेताओं से लोगों से मिला हूँ, शायद ही और कोई इतना इस कार्य में कोई मिल पाया होगा। भाई 35 साल का लंबा सफ़र था, तो मुझे प्रभु की कृपा से इतना, प्रभु ने भी मौका दिया मुझे, ईश्वर ने मुझे मौका ये कार्य करने का दिया, क्योंकि हर एक को इतनी कई प्रकार के घरेलू कई प्रकार के और कई व्यवधान आते हैं, तो उम्र का भी तकाजा रहता है। तो मैं आज इस उम्र में भी अपना कार्य जारी रखते हुए कार्य कर रहा हूँ। ये सब मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे बड़ों का और आप जैसे पत्रकारों का, सभी लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे ऊपर शुभकामना है, मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। तो ये थे जसराज श्री श्रीमाल जी, जिन्होंने जीव दया के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो देखते रहिए वंदे हिंदी। नमस्कार।